हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। अब आज हम लोग चोल डायनेस्टी पढ़ने वाले हैं। पेन टेप वगैरह लेके नहीं बैठा हूँ मैं, सिर्फ स्क्रीन आपको देखी कुछ माउस से इसका प्रयास करूंगा लिखने का, हाईलाइट करने का, बोलने का। तो आप सुनते चलना, क्योंकि कुछ भी यहाँ पे लेके नहीं बैठा हूँ। लैपटॉप ऐसे गोदी में लेके बैठ गया हूँ मैं। तो गोदी मीडिया चल रहा है ना, तो गोदी मीडिया से लैपटॉप गोदी में लेके बैठना पड़ रहा है। चोल वंश की बात करते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग कल चालुक्य पढ़ा था। चालुक्य को हमने बहुत अच्छे से देखा था, बैंकिंग चालुक्य देखा था हमने। साथ में आपका वातापी की चालुक्य देखा था। कल्याणी की शुरुआत हमने वातापी से की थी। वाता की बाद आपको कल्याणी आ गया था, फिर आपको वेंगी का आ गया था, ठीक ना। इसी के बीच में थोड़ा राष्ट्रकूट का इंट्रोडक्शन दिया था, राष्ट्रकूट कैसे है, कहाँ पे क्या। अब आते हैं चोल डायनेस्टी। तो आपको पता है चोल का जो राजनीतिक उत्कर्ष हुआ बेटा, 10वीं शताब्दी के मध्य में माना जाता है। पर परंतु आप चोलों को देखो तो 30वीं शताब्दी में आपको ये लोग देखेंगे संगम काल में। संगम काल के दो प्रमुख चोल नरेश आपको मिलते हैं, करिकल और कोच्चे चेगान। क्या कोच्चे नगान। करिकल मिलेंगे आपको, कोच्चे नगान आपको मिलेंगे। चोल राष्ट्र है, चोल मंडलम की बात करते हैं। चोल राष्ट्र है, चोल मंडलम की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देखो, चोल राष्ट्र चोल मंडलम पेन्नार और कावेरी नदी के बीच में था। कहाँ बेटा, पेन्नार। यदि आप साउथ का मैप बनाते हैं, देखो ऐसे बना रहा हूँ जैसा बन जाए। यदि आप पेन्नार और कावेरी नदी के बीच का मैप बनाते हो, तो आपको यहाँ पे देखो पूर्वी समुद्री तट पर आपको चोल दिखेंगे। इस बात को आपको रखना है। चोल सत्ता की पुनरुत्थान की बात करते हैं, तो 8वीं शताब्दी में फिर से चोलों का उत्थान होता है। इस मध्य इस समय दक्षिण भारत में बहुत सारी शक्तियां अपनी आ रही थी। राष्ट्रकूट भी यहाँ पे आ रहे थे, हम देख ही रहे हैं। चालुक्य हम देख ही चुके हैं, पल्लव पांडव को भी हम लोग देखेंगे। चोलों ने इन राजवंश के साथ पारस्परिक चोलों ने क्या किया, इन राजवंशों के पारस्परिक संघर्ष का लाभ उठाया और 9वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत की राजनीति पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। इस बात को आपको रखना है। और पांडवों ने क्या किया, चोलों की सत्ता को समाप्त कर दिया था। बाद में जाके पांडवों ने क्या किया था, चोलों को समाप्त किया था। चोलकालीन स्रोतों की बात करूं, साहित्यिक अभिलेख, सिक्के, विदेशी विवरण मिलते हैं। साहित्यिक स्रोतों में यही आपको महत्वपूर्ण है, कलिंग पुराण, कलिंगत्तुपर्णी, कलिंगत्तुपर्णी, जो कि किसी जय गोंदर की है, जय गोंदार की कलिंग तुरपर्णी। इसमें कोलोतुंग प्रथम की वंश परंपरा की जानकारी मिलती है। इसके साथ ही कोलोतुंग प्रथम के समय कलिंग पर किए गए आक्रमण की जानकारी मिलती है। ओट्टो कुट्टम की ओलाएं, ओट्टो कुट्टम ने निम्नलिखित चोल शासकों के संबंध में ओलाओं की रचना किया। पूछे ओलाओं किससे संबंधित थे, पहला चोल काल से संबंधित थे, दूसरा आपको ओट्टो कुट्टम, किसमें ओट्टो कुट्टम की ओलाएं। इसमें विक्रम चोल, कोलोतुंग द्वितीय और राजराज द्वितीय की जानकारी मिलती है। ओलाएं जो आपकी होती है मुख्यतः सिंगार प्रधान जीवन पर आधारित होती हैं। सिंगार प्रधान जीवन चरित्र थी। इनसे संबंधित चोल शासकों के विषय में बहुत कुछ जानकारियां प्राप्त होती हैं। बात करते हैं पेरिया पुराणम, पेरिया पुराणम सेकली कल्लार या पेरी, ठीक है ना। तो किसने पेरिया पुराणम की रचना, सेकली कलार ने की थी, सेकली कलार ने। याद रखना इस बात को। यह ग्रंथ कोलोतुंग के शासनकाल की जानकारी देता है और पेरिया पुराणम के अध्ययन से तत्कालीन धार्मिक दशा की जानकारी मिलती है। वीर सोलियम, वीर सोलियम बुद्ध मित्र ने वीर सोलियम लिखा है। इस बात को आपको रखना है। वीर राजेंद्र के समय की कुछ घटनाएं इसमें मिलती हैं। महावंश बात करते हैं, तो बौद्ध ग्रंथ जो महावंश है, इससे परांतक की महावंश से परांतक की पांडव विजय की जानकारी मिलती है और राजेंद्र प्रथम की लंका विजय की जानकारी मिलती है। कहाँ से, महावंश से। ठीक है ना। तो इन ग्रंथों का नाम याद करो। क्या नाम किसका बेटा, कलिंग तुकपर्णी किसका है, कलिंग तुकपर्णी आपका जयो गोंधार का है। इस बात को आपको रखना है। ओटकम की उलाएं विक्रम चोल, कोलतुंग द्वितीय, राजा द्वितीय की है। पेरिय पुराणम किसका है, सेकली कल्लार का है। इस बात को आपको याद रखना है। वीर सोलियम आपका बुद्ध मित्र, ठीक है ना। और महावंश से आपको अन्य जानकारी मिलती है। अब आते हैं अभिलेखी स्रोतों पर। विजयालय के बाद चोल इतिहास मुख्यतः अभिलेखी स्रोतों से लिखा जाता है। जैसे कि राजराज प्रथम ने अभिलेखों के माध्यम से अपने पूर्वजों के इतिहास को संकलित करने तथा अपने शासनकाल की घटनाओं और विजयों को अभिलेख पर जोड़ने की प्रथा प्रारंभ की, ठीक है ना। तो याद रखना, यदि आपसे पूछे अभिलेख की प्रथा चोल शासकों कब से खत्म होती है, शुरुआत होती है राजराज प्रथम से होती है, ठीक है। इसके बाद आपको राजा प्रथम के समय मुख्य लेख कौन से हैं, लैंड लेख, दानपत्र लेख, तंजौर मंदिर पर उत्कीर्ण लेख। लैंड लेख, दानपत्र लेख और तंजौर मंदिर पर उत्कीर्ण लेख है आपके। बात करते हैं राजेंद्र प्रथम की। तो राजेंद्र प्रथम के समय प्रमुख अभिलेख कौन कौन से हैं, तिरुवलंगाड़ू दानपत्र और करंदी दानपत्र। तिरुवलंगाड़ू दानपत्र और करंदी दानपत्र आपको मिलेगा। क्या, राजेंद्र प्रथम के समय आपको तिरुवलंगाड़ू दानपत्र और करंदी दानपत्र आपको देखने को मिलेगा। इन दानपत्रों से राजेंद्र प्रथम की उपलब्धियां मिलती हैं। तिरुवेंदीपुरम अभिलेख ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह अभिलेख राजराज तृतीय का, किसके बेटा, राजराज तृतीय के शासनकाल का है और चोल वंश के उत्कर्ष की जानकारी मिलती है इससे। इस अभिलेख में होसल राजाओं के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त की गई है। होसल शासकों की सहायता से चोल वंश का पुनरुद्धार हुआ था। इसकी जानकारी कहां से मिलती है हमें, आपके तिरुवरेंद्रपुरम अभिलेख से हमें मिलती है। मणिमंगलम अभिलेख तो राजधिराज के समय का है। मणिमंगलम अभिलेख, उसकी लंका विजय की जानकारी मिलती है।
इसके साथ ही चालुक्यों के साथ संघर्ष की सूचना भी मिलती है। यह अभिलेख वीर राजेंद्र की उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है। चोलकालीन सिक्कों की बात करते हैं तो चोलों के सिक्के उनके इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। चोलों के सिक्के क्या उसके इतिहास के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। धवल धवल रेशम के स्वर्ण सिक्के, धवल रेशम के चोलों सिक्कों की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे सिक्के कौन के क्या है नाम याद रखना। धवल रेशम के स्वर्ण सिक्के, धवल रेशम से चोलों के स्वर्ण सिक्कों के ढेर प्राप्त हुआ है। इन स्वर्ण सिक्कों से चोल साम्राज्य की आर्थिक समृद्धि जानकारी मिलती है। राजाधिराज प्रथम के सिक्के, राजाधिराज प्रथम के सिक्कों की बात करूं तो राजाधिराज प्रथम के कुछ सिक्के लंका से प्राप्त होते हैं। इन सिक्कों से लंका पर उसके अधिकार की पुष्टि होती है। दक्षिण किनारा से भी इनके कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। किसके? रजत सिक्के प्राप्त हुए चांदी के, ठीक ना, जो कि सामान्यतः चोल सिक्कों से संपूर्ण दक्षिण भारत की जानकारी मिलती है, इनके आधिपत्य की जानकारी मिलती है। अब आते हैं चीनी स्रोतों की बात करते हैं। तो यहाँ पे चीनी स्रोतों के नाम आपको रहे कौन सा चीनी स्रोत किस टाइम पे आया, किस शासक के टाइम पे आया। तो चीनी स्रोतों से चोल व चीनी शासकों के मध्य राजनीतिक संबंधों की जानकारी मिलती है आपको। इस बात को आपको रखना है। एक मिनट ना, इसको कर लूं मैं। चल, राजेंद्र प्रथम और कोलोतुंग प्रथम के शासनकाल में चोल दूत मंडल चीन भेजे गए थे। तो यार है ना, राजेंद्र प्रथम और कोलोतुंग प्रथम के समय पर क्या चोलों ने अपने दूतों को चाइना भेजा था, जिसमें चाओ जू काजा चीनी यात्री चाओ जू काजा 1225 ईस्वी में चोल देश का विवरण देता है। और उसके विवरण से चोल तथा चोल शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। चाओ जू काजा। अब बात करते हैं प्रमुख चोल शासक कौन कौन से, मेजर चोल रूलर कौन कौन से अपने। तो देखो, संगम युग के पश्चात चोलों की शक्ति क्या क्षीण हो गई थी। 9वीं से शताब्दी के मध्य में चोलों का इतिहास अंधकारपूर्ण रहा 9वीं शताब्दी तक। लेकिन इस काल क्या हुआ, तमिल प्रदेशों में पहले कालभ्रव, बाद में पल्लव ने आक्रमण किए थे। लेकिन बाद में आप देखो चोलों का पुनरुत्थान होता है। उपरोक्त शासकों को मिले विजयालय, सबसे पहले विजयालय, आदित्य प्रथम, परांतक द्वितीय, राजराज प्रथम, जिसको हम अरमो बोली वर्मन के नाम से जानते हैं, याद रखना महत्वपूर्ण शासक है। राजेंद्र प्रथम महत्वपूर्ण शासक है। राजाधिराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र कोलोतुंग प्रथम, विक्रम चोल कोलोतुंग द्वितीय, राजराज द्वितीय, कोलोतुंग तृतीय, आपको प्रमुख शासक मिलेंगे। यार ना, चोलों की शासक तो महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा कौन सी उपाधि धारण की, वहां से क्वेश्चन आता है। किसने गंगा अभियान किया था, किसने मंदिर बनवाए थे, वहां से पूछता है। यहाँ पे संस्कृति से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, आर्ट एंड कल्चर एवं संस्कृति से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। देखते हैं प्रमुख चोल शासकों में। सबसे पहले विजयालय आपके लिए क्या, विजयालय चोल पहले क्या पल्लवों के सामंत थे। इस चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। उसने मुत्तरयारों से तंजौर को जीतकर उस पर अधिकार कर लिया था। और नर केसरी की एक उपाधि पूछ सकता है कि नर केसरी की उपाधि किसने धारण की थी बेटा। नर केसरी की उपाधि आपके विजयालय अंकल ने, किसने, विजयालय अंकल ने नर केसरी की उपाधि धारण की थी। तंजौर विजयालय ने क्या किया था, तंजौर विजयालय ने निशंभु सूदनी दुर्गा देवी का मंदिर बनवाया था। अब ये फैक्ट यहाँ पे याद रखना पड़ेगा आपको कि निशुंभ सूदनी का मंदिर कहाँ पे, तंजौर में। किसने बनवाया था, विजयालय ने बनवाया था। किसको समर्पित है, दुर्गा देवी का मंदिर दुर्गा को समर्पित है। विजयालय को ही द्वितीय चोल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। द्वितीय चोल क्यों, क्योंकि एक चोल में संगम काल में देखा था, एक आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब आते हैं आदित्य प्रथम। तो विजयालय के पुत्र थे आदित्य प्रथम। इन्होंने क्या किया था, चोलों को पूर्ण स्वतंत्र रूप से घोषित क्या, चोलों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित किया था। प्रारंभ में पल्लवों के सामंत थे। इसने पल्लव शासक अपराजित बर्मन को पराजित किया था। और इस उपलक्ष्य में कोंडदारम, अब आपको उपाधि तो को दंडारम की उपाधि धारण की थी। परंतु चोल आधिपत्य की स्थापना वास्तव में परांतक प्रथम के समय मानी जाती है। अब आते परांतक प्रथम। मदुरै के पांड राजा जयसिंह को हराया और मदुरै कौंडी की उपाधि दी। अब यहाँ पे चोलों में आपको एक चीज कॉमन दिखेगी कि जिसको हम टांग मार रहे हैं ना, उसकी उपाधि दे रहे हैं। कॉकरोच अभी देख लो तो ये लोग पता है इनकी उपाधि क्या होगी, मोदी हरण करता, पक्का उपाधि होगी इनकी। तो परांतक प्रथम ने मदुरै के पांड राजा राज सिंह को हराया और मदुरै कौंडी की उपाधि धारण की। 1915 में वेल्लूर के युद्ध में परांतक ने पांड और श्रीलंका के शासक को संयुक्त रूप से पराजित किया था। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने 449 ईस्वी में चोल मंडल पर हमला किया और तक्कोलम की लड़ाई में परांतक प्रथम पराजित हुए। इस युद्ध में परांतक प्रथम का पुत्र राजादित्य मारा गया था। कृष्ण तृतीय ने उत्तरी चोल मंडल को राष्ट्रकूट साम्राज्य में शामिल किया था। इन बात को आपको रखना। देखो फिर से, परांतक प्रथम ने क्या, पांड राजा जयसिंह को हराया था
अब मदुरई कौन की उपाधि धारण की थी? यहाँ पे आपको कौन धारण की उपाधि धारण की थी? किसको? पल्लव शासक अपराजित वर्मन को हराने पर आदित्य प्रथम ने। इस बात को आपको याद रखना है। और राष्ट्रकूट शासक किस तृतीय ने 949 में चोल मंडलम पर हमला किया था? और तक्कोलम की लड़ाई में परांतक प्रथम पराजित हुआ था। आपसे पूछ सकता है तक्कोलम की लड़ाई किसकी मध्य हुई थी? तो किसके मध्य? परांतक प्रथम और कृष्ण तृतीय के मध्य हुई थी। कब हुई थी? 949 उन्नीस सौ सॉरी 949 में हुई थी। कब? 949 में हुई थी, ठीक है ना। और इस युद्ध में क्या हुआ? परांतक प्रथम का पुत्र जो राजा दत्ता मारा गया था, ठीक है ना। चलो आगे देखो। अब आते हैं परांतक द्वितीय। तो परांतक प्रथम का उत्तराधिकारी परांतक द्वितीय, जो कि उत्तम चोल के नाम से जाना जाता है। तो वास्तविक नाम भी पूछ सकता है भैया, उत्तम चोल किसका नाम था? तो परांतक द्वितीय का नाम उत्तम चोल था। इसने क्या किया? राष्ट्रकूटों से तौतडी मंडल अर्थात उत्तरी चोल मंडल को पुनः वापस प्राप्त किया था। और इसने चेर के मैदान में वीर पांडु को हराया था। चेर अर्थात केरल के मैदान में वीर पांडु को हराया था। अब आते हैं अरमोलीवर्मन या राजराज प्रथम। अरमोलीवर्मन या राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने अपने सिंहासन आरोहण के 9वें वर्ष अपना विजय अभियान प्रारंभ किया था। इसने सर्वप्रथम चेरों के शासक भास्कर वर्मन को कांडलूर में पराजित किया था। किसको? भास्कर वर्मन को कांडलूर में पराजित किया था। इसे पांड्य नरेश अमर भुजंग को इसने क्या किया था? जो आपके राजा प्रथम थे यार, हाँ फिर से देखो, कब 9 वर्ष में विजय अभियान प्रारंभ किया था। सर्वप्रथम चेरों के शासक भास्कर वर्मन को कांडलूर में पराजित किया था। इसने पांड्य नरेश अमर भुजंग को पराजित कर मदुरई पे कब्जा किया था। राजराज ने श्रीलंका पर आक्रमण कर श्रीलंकाई शासक महेंद्र पंचम को पराजित किया था। उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट कर दिया था। तो महेंद्र पंचम को, ठीक है। नई राजधानी पोलन्नारुवा को बनाया था और इसका नाम बदलकर जन्नाथ मंगलम रखा था। राजराज ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार किया। कहाँ पे? श्रीलंका पर। कहाँ पहुंचा? तो श्रीलंका। अब यहीं पे चाहिए थोड़ा पेंटअप लिखने के लिए, ऐसा मैप बनाने के लिए। श्रीलंका के उत्तरी भाग पर कब्जा किया और चोल साम्राज्य का प्रांत बनाया। उसका नाम मुम्बई चोल मंडलम रखा। चोल अभिलेखों से विदित होता है कि राजराज ने कलिंग सहित 12,000 द्वीपों वाले समुद्री प्रदेशों को जीता, जिसकी पहचान लक्षद्वीप मालदीव से की जाती है। राजराज ने क्या किया बेटा? श्रीलंका विजय की स्मृति में वहां भगवान शिव के कुछ मंदिरों का निर्माण कराया था। जैसे अब देखो इनकी उपाधियां देखो राजराज की: रवि कुल माणिक, मुम्मडी चोलम, चोल मार्तंड, जयगोव, जगन्नाथ, शिवपाद शेखर। राजराज ने सैलन शासक विजयतुंग बर्मन को नेगापट्टनम में चूड़ामणि बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी। अब देखो एक बौद्ध विहार आपका उत्तरकालीन शासक का बनता है, गुप्त काल में बनता है। एक आपको यहाँ पे दिख रहा है। इन दोनों को आपको याद करना है और दोनों को एक साथ याद करना है। राजा प्रथम ने विजयतुंग बर्मन को नेगापट्टनम में चूड़ामणि बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी। अपने शासनकाल के दौरान उसने चोल अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रशस्ति के साथ निर्मित कराने की प्रथा प्रारंभ की। बात करते राजेंद्र प्रथम। तो राजेंद्र प्रथम की उपलब्धियों की जानकारी आपको तिरुवलंगाड़ू ताम्रपत्र से मिलती है, करंदी अभिलेख से मिलती है, तिरुमुरई अभिलेख से मिलती है। अपने शासन के 5वें वर्ष में उसने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। देखो राजा प्रथम ने क्या किया था? राजा प्रथम ने उत्तरी भाग जीता था और राजेंद्र प्रथम ने क्या किया? पूरा श्रीलंका जीत लिया। वहां के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज भेज दिया गया, जहां 12 वर्ष पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। राजेंद्र प्रथम ने अरब स्थित मंती नामक द्वीप पर अधिकार किया था। गंगा घाटी अभियान। राजेंद्र प्रथम गंगा घाटी अभियान के लिए जाने जाते हैं। यह अभियान उसने अपने पुत्र विक्रम चोर के नेतृत्व में भेजा था। इसमें बंगाल का शासक महिपाल था। इस क्रम में विक्रम चोर ने दक्षिण राज के राजा रणसूर और पूर्वी बंगाल के गोविंद चंद को भी जीता था। इस सफल अभियान के पश्चात राजन ने गंगई कौंड चोल प्रमुख की पायदान की थी। याद रखना किसने? राजन सबसे महत्वपूर्ण को 5 स्टार देना चोल साम्राज्य में। इसी के उपलक्ष्य में उसने गंगई कौंड चोल प्रमुख नामक नगर बसाया था और इसी के निकट सिंचाई हेतु चोल गंगम नामक तालाब बनाया था। चोल गंगम नामक इस तालाब में बंगाल से लाके गंगा का जल डाला था और कोलेनु और वेला नदी से प्रवाहित जल प्रणाली द्वारा इसे आपूर्ति किया गया था। श्री विजय अभियान। 1025 में राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय के सैलन शासक विजय तुंग बर्मन के विरुद्ध नौसैनिक अभियान कर कठेया या कदारम क्षेत्र को जीता था। इसका उद्देश्य क्या था? व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति करना। इसकी उपाधियां गंगा के कौंड चोल प्रथम, पंडित चोल और मुंडी कौंड चोल कहा जाता है। अब आते हैं राजाधिराज प्रथम। तो राजेंद्र राजाधिराज बड़े होते जा रहे हैं। राजाधिराज प्रथम ये तीनों महान अपने आप में। ये युवराज था। युवराज के समय अपने पिता राजेंद्र प्रथम के सैन्य को प्रशासनिक कार्य में सहायता देता था।
राजराज प्रथम ने कल्याणी में सोमेश्वर प्रथम की विजय कल्याणी में सोमेश्वर प्रथम की विजय के उपलक्ष्य में कल्याणी में अपना राज्याभिषेक कराया था। और विजय राजन अब आपको आ रहा है कल्याणी के सोमेश्वर प्रथम, जो कल्याणी के चालुक्य थे सोमेश्वर प्रथम, उनकी बात यहाँ पे कर रहे हैं लोग, ठीक है ना। और विजय राजेंद्र वीराभिषेक की उपाधि धारण की थी। राजाधिराज ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ कराया था। किसने? राजाधिराज प्रथम ने। चोल सम्राट महाराजाधिराज ने अपने छोटे भाई युवराज राजेंद्र द्वितीय की सहायता से सोमेश्वर के विरुद्ध द्वितीय अभियान किया था। याद रखना, राजाधिराज प्रथम कोप्पम के युद्ध में लड़ते हुए मारा। कहाँ पे? कोप्पम युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था। अब आते हैं राजेंद्र द्वितीय की। राजेंद्र द्वितीय की बात करते हैं तो राजेंद्र द्वितीय राजाधिराज का अनुज था। कोप्पम के युद्ध में राजाधिराज की हत्या के बावजूद इसी युद्ध क्षेत्र में उसने कल्याणी के चालुक्यों को पराजित किया था। वह युद्ध क्षेत्र में अपना राज्याभिषेक कराया था। इसने पूर्व केसरी की उपाधि धारण की थी। और इनके पुत्र जो आपको मिले राजमहन और वीरचंद आपको राजन मिलेंगे, ठीक है। इन्होंने अपना चालुक्य नरेश सोमेश्वर का प्रतियुद्ध करने के लिए भेजा गया था। कुदाल संगम के युद्ध में चालुक्य पराजित हुए थे, ठीक है। तो यार सोमेश्वर अंतिम हम पढ़ते ना कि कल्याणी की चालुक्यों में सोमेश्वर अंतिम महान शासक थे जिनका चोलों के साथ लगातार युद्ध हुआ। राजाधिराज प्रथम पढ़ा था अपन ने और राजेंद्र द्वितीय पढ़ा था अपन ने, याद आ रहा तो आपको, ठीक है ना। बस यहाँ पे युद्ध के नाम आपके सामने आ गए, कौन कौन से युद्ध? कोप्पम का युद्ध, आपका कुदाल संगम का युद्ध। अब आते वीर राजन। वीर राजन के शासनकाल में चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम ने कुदाल संगम की में चोलों को पुनः युद्ध के लिए लगा था, किंतु असाध्य देव के कारण वह युद्ध में ना जा सका। अपने अपमान और रोक के कारण सोमेश्वर प्रथम ने क्या? तुंगभद्रा में कर्णावती नदी पर मर गया था। पर पड़ा था ना, तुंगभद्रा में डूब गया था, याद है ना, मर गया था, सुसाइड किया था, आत्महत्या की थी सोमेश्वर प्रथम ने, कल पढ़ाया था। इस घटना की स्मृति में वीर राजेंद्र ने तुंगभद्रा के निकट विजय स्तंभ की स्थापना की और राज केसरी की उपाधि की थी। माना जाता है कि वीर राजेंद्र ने सैलिन वंश के विरुद्ध नौसैनिक अभियान किया था, किंतु इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं। अब आते कुलोत्तुंग प्रथम, 3 स्टार पॉइंट इसको भी देना, एक महत्वपूर्ण शासक है। पूर्वी चालुक्य वंशी अजय वैंगिक चालुक्य क्या बचेंगे? राजेंद्र द्वितीय कुलोत्तुंग प्रथम के नाम पर शासक बना। पूर्वी चालुक्य वंशी राजेंद्र द्वितीय कुलोत्तुंग प्रथम के नाम पर शासक बना। राजराज ने अपनी पुत्री कुंदाबाई का विवाह पूर्वी चालुक्य वंशी शासक विमलादित्य से कर दिया था, जिससे विष्णुवर्धन नामक पुत्र हुआ था। आपको विष्णुवर्धन ने क्या किया था? पूर्वी वैंगी चालुक्य की स्थापना की थी। राजेंद्र प्रथम ने अपनी पुत्री अभंगा देवी का विवाह विष्णुवर्धन से किया था, जिससे कुलोत्तुंग प्रथम हुआ था। कुलोत्तुंग प्रथम का विवाह कोप्पम युद्ध के विजेता राजेंद्र द्वितीय पृथ्वी से हुआ था। एक कहानी आपको बिल्कुल याद नहीं करनी है, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। इसका शासक होने का स्वाभाविक परिणाम हुआ कि वैंगी क्षेत्र का चोल सम्राट, वैंगी क्षेत्र क्या चोल का हिस्सा बना, इतना रखना बस। कुलोत्तुंग प्रथम के समय श्रीलंका के शासक विजय बाहु ने स्वतंत्रता घोषित की थी। अंतर कुलोत्तुंग ने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार बिरु पेरुमाल से किया, ठीक है ना। अपने शासक के अंतिम वर्ष में कुलोत्तुंग 2 बार कलिंग के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा। कुलोत्तुंग ने राजराज की तरह भूरायस को भूमि सर्वेक्षण कराया। उसने व्यापार के प्रगति के लिए चुंगियों और तटकरों को समाप्त किया, जिस कारण से क्या हुआ? सुगमतावर्ती करों को हटाने वाला, इसको क्या? सुगमता वीर कहा गया। कुलोत्तुंग को क्या? सुगमता वीर कहा गया। 1077 में कुलोत्तुंग ने 72 व्यक्तियों की शिष्टमंडल चीन भेजा था और इससे तमिल व्यापारियों के, अपन पढ़ा कुलोत्तुंग ने भेजा था, ऊपर पढ़ा था अपन एक व्यक्ति को, 2 व्यक्ति के नाम पढ़े थे ना, दोनों व्यक्तियों ने क्या किया? चीन अपना क्या था? चीन को दूध भेजे थे। इससे तमिल व्यापार के लिए चीन से अधिक सुविधाएं प्राप्त होने लगी। कुलोत्तुंग प्रथम द्वारा जारी की गई स्वर्ण मुद्राओं पर उनकी उपाधियां कटई कोंड चोलम और मल्लिन कोंड चोलम प्राप्त होती है। बात करते हैं विक्रम चोल की, तो विक्रम चोल का टाइम पीरियड रहता है, आपकी चाहिए शांति का टाइम पीरियड रहता है। क्या? तो शांति का काल कहा जाता है। महत्वपूर्ण है आपका कि इसने चिदम्बरम स्थित नटराज मंदिर का पुनरुद्धार कराया था और मंदिरों को अपार धन दिया था। अकाल और बाढ़ के समय प्रजा के लिए जबरन कर वसूल कर चिदम्बरम मंदिर को सुसज्जित करवाया था। इसकी उपाधि त्याग समुद्र, क्या? विक्रम चोल ने त्याग समुद्र की उपाधि की थी। कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम प्रांगण में गोविंदराज की प्रतिमा को उठवाकर समुद्र में फेंकवा दिया था। राजा द्वितीय की बात करते हैं तो चोल शासन का विक्रम प्रारंभ हो जाता है। होयसल राज्य के उत्तरी भाग तथा कलचुरी में आंध्र क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं होयसल लोग। होयसल कहाँ पे? होयसल उत्तरी भाग पर और कलचुरी आंध्र क्षेत्र पर। राजा द्वितीय तमिल साहित्य का महान संरक्षक माना जाता है। उसने तमिल साहित्य में मुक्तमिल कुतैलियान अर्थात तमिल साहित्य के संरक्षक के रूप में घोषित किया गया था, उपाधि दी जाती है। तो राजराज द्वितीय को याद रखना आप लोग, क्या? राजा द्वितीय को मुक्तमिल कुतैलियान कहा जाता है, मुक्तमिल कुतैलियान कहा जाता है। और राजा द्वितीय का उत्तराधिकारी कुलोत्तुंग द्वितीय होता है।
कुलुंग द्वितीय की बात करें तो महान भवन निर्माता था, साहित्य प्रेमी था, कला प्रेमी था। उसने त्रिभुवन स्थल, कंपेश्वर मंदिर, त्रिभुवन वीरेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। इसके पश्चात राजा तृतीय का शासक हुआ था, तत्पश्चात राजेंद्र तृतीय शासक हुआ था। ये कुछ आपकी कहानी है, याद रखना, ठीक ना। अब आता है चोलकालीन प्रशासन और स्थानीय सरकार। सबसे महत्वपूर्ण चोलकालीन दो तीन शासक थे, जो मैंने आपको ऊपर 3 स्टार 5 स्टार बोला, वो तो है ही। लेकिन यहाँ पे इस बात को भी आपको याद रखना है कि चोल शासकों के अलावा अब आपके लिए क्या महत्वपूर्ण था। यहाँ पे महत्वपूर्ण आपके लिए सबसे ज्यादा क्या, स्थानीय सरकार। क्योंकि चोलों का ग्राम प्रशासन आपसे पूछा जाता है, क्या चोलों का ग्राम प्रशासन आपसे पूछा जाता है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है। चलो आगे वाले हम लोग आधा चोलकालीन प्रशासन की बात करते हैं। एक क्लास को रिकॉर्ड करने को मैं 30 बार पॉज कर ले, 30 मिनट भी क्लास को नहीं होंगे। 30 मिनट हम 40 10 कम से कम 10 12 बार तो हो गया पॉज, आपने खुद समझ लिया होगा। चोल सम्राटों ने एक विशिष्ट शासन व्यवस्था का निर्माण किया था, इसमें प्रबल केंद्रीय नियंत्रण के साथ साथ बहुत अधिक मात्रा में स्थानीय स्वायत्ता थी। बस यहीं से क्वेश्चन आएगा स्थानीय स्वायत्ता से, ठीक ना। चोल प्रशासन के अध्ययन के लिए हमें मुख्यतः लेखों पर निर्भर रहना पड़ता है। साथ ही साथ इस काल के सारे सॉरी नींद में क्या करूं, तो साहित्य के अध्ययन के लिए हमें क्या लेखों पर भी निर्भर रहना पड़ता है, और साथ ही साथ साहित्य पर और विदेशी यात्रियों के विवरण पर, ठीक ना। अन्य लोगों की भांति इस समय भी शासन व्यवस्था का स्वरूप राजतंत्र था। हिंदू राजा के अधिकारों, आचरण, उनकी शान शौकत में पहले से अधिक वृद्धि हुई थी। चोल शासकों ने भारी भरकम सम्मान्य उपाधियां ली थी, जैसे चक्रवर्तीगल, त्रिलोक सम्राट। मंदिरों में सम्राट की प्रतिमाएं स्थापित की गई थी। तंजौर की मंदिर सुंदर लोक प्रांत द्वितीय की, और आपका राजन चोल की प्रतिमा आपको मिलेगी। चोलों से पूर्व भरती भारतीय इतिहास में कुषाण राजाओं के बीच एक परंपरा थी, जहां पे अपना देवकुल परंपरा, मथुरा के माठ में आपको मिलता है देवकुल परंपरा, ठीक है ना। चोल शासकों ने राज्याभिषेक स्थल, चोल शासकों ने राज्याभिषेक निम्नलिखित स्थानों पर होते थे। तंजौर में, गंगईकोंड चोलपुरम में, चिदम्बरम में, कांचीपुरम में। जबकि चालुक्य शासकों का राज्याभिषेक पथकल में होता था, इस बात को आपको रखना है। यहाँ चोलो चालुक्य में पुरोहित के महत्व की बात करूं तो इस अवधि में पुरोहित का कार्य और पद महत्वपूर्ण हो गया था। पुरोहित न केवल राजगुरु था बल्कि राजाओं को परामर्श देता था, वह विश्वासपात भी था और पाप मोचक भी था। सम्राट के आदेश अक्सर मौखिक होते थे, उसके पदाधिकारी सावधानी पूर्वक लिखकर विभिन्न प्रांतों में पहुंचा देते थे। सम्राट प्राय अपने जीवन काल में युवराज का चुनाव कर लेता था, उसके बाद वह उत्तराधिकारी बनता था। सम्राट के कार्यों को सहायता देने के लिए परिचारकों और शासन के प्रमुख विभागों को प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्रियों का एक वर्ग भी होता था, इस बात को आपको रखना है। इसके अतिरिक्त उसका एक अपना कार्यालय भी था। चोलकालीन अधिकारी वर्ग की बात करूं तो चोल प्रशासन में अधिकारियों को संगठन उच्च एवं निम्न वर्गों में विभाजित किया जाता था। उच्च वर्ग में अधिकारियों के उच्च वर्ग को पेरुनंदम कहते थे। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि अधिकारियों के उच्च वर्ग को क्या पेरुनंदम कहते हैं, इस बात को आपको रखना है। क्या अधिकारियों के उच्च वर्ग को पेरुनंदम कहते हैं, और निम्न वर्ग को अपन निम्न वर्ग के अधिकारी को सेरुनंदम कहते हैं। क्या सेरुनंदम कहते हैं। अधिकार सरकारी पदों पर अक्सर कुल परंपरा सरकारी पद अक्सर कुल परंपरागत होते थे, और सैनिकों और रासायनिक सेवाओं में कोई स्पष्ट भेद नहीं होता था। अधिकारियों को सुविधा अनुसार भू राजस्व में वेतन दिया जाता था, वह जीवित कहलाते थे, इस बात को आपको जीवित, ठीक है ना। जो भूतन यहाँ पे वेतन दिया जा रहा है वो भूमि क्या कहलाएगी, भू राजस्व में वेतन, तो क्या जीवित कहलाएगी, जीवित, ठीक है ना। अगर आप पेरुनंदम आपके उच्च वर्ग के आपके अधिकारी थे और सेरुनंदम निम्न वर्ग के थे। चोलकालीन लोक प्रशासन अधिकारी तो ओली कुट्टम चोल काल में एक विशेष अधिकारी ओली कुट्टम होता था, जो राजा के आदेशों का क्रियान्वयन करता था। कनकानी विभागीय अधीक्षक कनकानी था। ओले और पोटोले नामक अधिकारी कच्चा मसौदा तैयार करते थे, इसकी जांच ओले नायगम नामक वरिष्ठ अधिकारी करते थे। पदिका बल कुल्ली तो ग्रामीण प्रशासन के दिनों और दिन दिन की मतलब डेली के कार्यों के में लगे हुए ग्राम स्तर के कर्मचारियों के अतिरिक्त एक विशेष व्यवस्था द्वारा किसी स्थायी सामंत या शक्तिशाली अधिकारियों या एक प्रकार की सुरक्षा कर देना पड़ता था, ठीक ना। ये क्या आपका पदिका वल कुल्ली क्या आपका सुरक्षा कर है, क्या है आपका सुरक्षा कर या सिक्योरिटी टैक्स आपका। वारी पूत गदा को
जो आपका वारी पुत्र गाक कथक है, क्या आपका राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी है। राजा वह धुरी है जिस पर राज्य का संपूर्ण प्रशासन व्यवस्थित था। ओलिनायकम मुख्य सचिव होता था। चोल शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मकता, वंशानुगतता। यहाँ पे ज्येष्ठ पुत्र की परंपरा चलती है। जो ये अधिकारी मिला है वो कुछ टैक्स के नाम मिल रहा है आपको। ओलिकुत्तरम, कनकानी, ओली पटोले, पादी पादिका वर कुल्ली, कुंवारी पुत्र घातक और ओलिनायकम। अब बात करते हैं प्रमुख प्रशासनिक विभाजन, तो आपको मिलेगा भैया मंडलम। संपूर्ण चोल साम्राज्य को अनेक मंडलों में बांटा गया था। कोट्टम विषय के समान होते थे, जिले होते थे। प्रत्येक मंडल को कोट्टम में विभाजित किया गया था। एक कोट्टम विशाल प्रांतीय विभाग थे। प्रत्येक कोट्टम को नाड़ू हुआ था, जिलों में विभक्त किया। नाड़ुओं को जिला कहा गया यहाँ पे। कुर्रम कुर्रम नाड़ुओं को कुर्रम में बांटा गया था। और आपकी सबसे छोटी इकाई थी। आपसे पूछा गया और आपसे पूछा गया है और किसकी व्यवस्था है, चोलकालीन। आपसे पूछा गया स्थानीय व्यवस्था में किसकी पढ़ते, बेस्ट चोल काल की। ठीक है, फिर से देखो, मंडल कोट्टम नाड़ू, मंडल कोट्टम नाड़ू, कुर्रम और मंडलम कोट्टम नाड़ू, कुर्रम और भूराज व्यवस्था की बात करते हैं तो राजस्व की मुख्य राजस्व का जो आया था मुख्य साधन क्या था, भूराज था। भूराज से लगाने को क्या कड़मई कहते, क्या कड़मई कहते थे। राजा प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में भूराज को निश्चित करने हेतु संपूर्ण चोल साम्राज्य की भूमि की पैमाइश की गई थी। चोल अभिलेखों में उपज के अनुसार भूमि को कुल 12 कोटियों में विभाजित किया गया और भूराज राशि 1/3 भाग, सबसे अधिक 1/3 ली जा रही है। यह नगद में भी हो सकता था, अनाज में भी हो सकती थी। चोल शासक भूमि कर करते व्यापार से कर और निकटवर्ती क्षेत्रों से लूटमार भी करते थे। ठीक है ना। देखो यहाँ पे चोर का कर लिखे, आयम को राजकर बोलते हैं, राजस्व कर। कड़मई आपका लगान कर है। कड़ेरी आपका व्यापारिक प्रतिष्ठान पर लगने वाला कर है आपका। वास पल्लरम आपका द्वार कर है। मर वज्जाणी आपका, ये मर जावड़ी नहीं है, मर वज्जाड़ी आपका वृक्ष कर है। मनरी आपका गृह कर है। मग नमे आपका व्यवसाय कर है। तेवर आपका तेल घानी कर है, तेल की घानी है, कच्ची घानी तेल। कीड़ा ककासु आपका पशुधन कर है। पढ़ो 5-6 को पढ़ो जो लिखे मैन पढ़ो उनको जल्दी। पढ़ लिया भांगवत तो बोलो। न्याय बस दो नोट्स तो शानदार बना है। मैं थोड़ा क्लास लेने में व्यस्त हो गया हूँ, लेट हो गया हूँ, वरना अभी तक हो जाता है। बहुत शानदार नोट्स है। तो आपको पूरे नोट्स तो प्रोवाइड कराऊंगा, साथ में क्लास भी एग्जाम के पहले करा लूंगा। न्याय व्यवस्था की बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायाधीश राजा था। कतिपय चोल अभिलेखों में धर्मासन अर्थात अंतिम न्याय प्राप्ति हेतु राज दरबार का उल्लेख है, परंतु यहाँ पहुंचने के लिए न्यायालय को छोटी इकाइयों से गुजरना पड़ता था। छोटे छोटे जो मुकदमे होते थे उनका निर्णय कौन बेटा, स्थायी निगमों द्वारा लिया जाता था। चोल अभिलेखों में न्याय समिति को न्यायातर कहा गया है। चोलों की दंड व्यवस्था उदार थी। आर्थिक दंड और सामाजिक अपमान करने का दंड दिया जाता था। मृत्युदंड प्राय हाथी के पैर के नीचे को चलवाकर दिया जाता था। बात करते सैन्य संगठन की, तो राजा ही सैनिक संगठन का प्रमुख था। सेना गुल्म और छावनी में रहती थी। छावनी को गढ़कम कहते थे। सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाला नायक और सेनाध्यक्ष महादंड नायक था। ठीक ना, पढ़ो प्रमुख सेनाधिकारी पढ़ लो, विभाग पढ़ लो। बड़ ए पर एक कोलस राजा का व्यक्तिगत सुरक्षा वाला पैदल सेना था। एक कोलस पैदल सेना में सर्वाधिक शक्तिशाली। कुंजर मल्लर कुंजर मल्लर गजारोही दल। कुंदरी चेवगर अश्वरोही दल। बल्लीगढ़ धनुधरारी दल। सिंह मुद्दर भाले से प्रहार करने वाला दल। और वली कक्कर राजा का अंतिम विश्वसनीय अंगरक्षक, राजा का अंतिम विश्वसनीय अंगरक्षक था। बात करते हैं स्थानीय सरकार की, तो चोल शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है, एक सशक्त एवं विकसित स्थानीय सुशासन प्रणाली। क्या चोल शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है, एक सशक्त और विकसित स्थानीय सुशासन प्रणाली थी। इसकी परंपरा पांड पल्लव काल में विकसित हुई थी। 8वीं 9वीं शताब्दी की बात करते हैं तो 8वीं 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में ग्राम संस्थाओं का व्यवस्थित इतिहास प्रारंभ होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण चोल काल में। चोल सम्राट परांतक प्रथम के समय पर 12वें और 14वें प्रसिद्धि उत्तर अभिलेखों में चोल स्थानीय सुशासन और ग्राम प्रशासन की जानकारी मिलती है। अब यहाँ से 4 क्वेश्चन बनते हैं। मैं तब से चिल्ला रहा हूँ, स्थानीय व्यवस्था किसकी है सबसे अच्छी, चोलों की। चोलों की स्थानीय व्यवस्था की जानकारी कहाँ से मिलती है, उत्तर मेरु अभिलेख से मिलती है। उत्तर मेरु अभिलेख किससे संबंधित है, परांतक प्रथम से संबंधित है, जो कि वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 12वें और 14वें अभिलेख में जानकारी मिलती है, लेख में। स्थानीय प्रशासन व्यवस्था में समिति प्रणाली को लागू किया, इसको वारियम कहते हैं। क्या वारियम कहते हैं। और उत्तर मेरु अभिलेख में ग्रामवासी समितियों वारियम के संविधान का उल्लेख है, संशोधन का उल्लेख है, संविधान में संशोधन का उल्लेख है। चोलकालीन
ग्राम सभाएं, और सभा या महासभा या नगरम। आप और सभा नगरम किसकी विशेषता है? तो और सभा नगरम किसकी बेटा? आपकी चोल काल की है। और क्या होते थे आपके? और देखो, और आपके साधारण गांव में और नामक संस्था गठित की गई थी। सभा या महासभा, जो ब्रह्मदे या अग्रहार गांव होते थे उनमें सभा नामक संस्था गठित की गई थी। नगरम ऐसी बस्तियां थी जहां व्यापारी वर्ग निवास करते थे, वहां नगरम नामक संस्था गठित की गई थी। और वैसे गांव जहां पे ब्राह्मण और ब्राह्मण दोनों आबादी रहती थी और कहलाती थी। अब बात करते हैं भैया उनकी कार्यकारी समिति। उनकी जो कार्यकारी समिति है उसको अलमुंडम और अलुंगुंटार कहते थे। सभा अपनी समितियों के माध्यम से कार्य करती थी जो कि वारियम कहलाती थी। समिति में 30 सदस्य चुने जाते थे। इन सदस्यों में से 12 ज्ञानी व्यक्तियों को एक वार्षिक समिति गठित की जाती थी, जिसे संवत्सर वारियम कहते। संवत्सर वारियम कहते। इस बात को आपको रखना है। इस सभा को पचरंगी कहा जाता था। इसके सदस्य पेरुमक्कल कहलाते थे। और सन्यासियों विदेशियों की समिति को उदासिक वारियम कहते थे। क्या? उदासिक वारियम। ये आपको याद रखना है। वारियम के प्रकार उदासिक वारियम, पेरुमक्कल, पनुंगुरी, ये आपको याद रखना है। ग्राम सभा की बैठक की बात करते हैं तो ग्राम सभा की बैठक गांव के मंदिरों में, तालाब के किनारों पर, वाटिका में, पेड़ के नीचे होती थी। बैठक की तिथि, समय, स्थान पहले से आपको ग्रामवासियों को ढोल पीट कर दी जाती थी। सदस्यों, अभी यहाँ से पूछा गया है, ये आपके सदस्यों की योग्यता, जो ग्राम सभा है उनकी सदस्यों की योग्यता है, पूछिए आपसे। 35 या 70 वर्ष की आयु होना चाहिए। कम से कम 1/4 वेली अर्थात लगभग 1.5 एकड़ जमीन होनी चाहिए। अपनी भूमि पर उसका भवन होना चाहिए। वैदिक मंत्रों का ज्ञाता हो और कार्यकाल 3 वर्ष। ये आपसे कार्यकाल पूछा गया है, वैदिक मंत्रों का ज्ञाता पूछा गया है, भवन निर्माण पूछा गया है, और 1/4 वेली पूछा गया है। वेली के आपकी भूमि मापनी इकाई यहाँ पे है। सदस्यों के चुनाव में योग्यता कब होती थी? अगर कोई व्यक्ति केवल 3 वर्ष तक ही समिति का सदस्य रह सकता है। समिति में पुनः सदस्य प्राप्त करने के लिए 3 वर्ष का अंतराल आवश्यक है। मतलब आप लगातार चुनाव नहीं कर सकते हो। आप लगातार चुनाव नहीं कर सकते हो, कम से कम आपको 3 वर्ष का अंतराल लेना पड़ेगा। यदि किसी आय व्यय का ब्यौरा नहीं दिया गया तो वह समिति का सदस्य नहीं बन सकता था। चोरी करने के अपराध और दंड और चोरी करने के अपराध और अन्य पाप कर्मों में लिप्त व्यक्ति सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता था। कर चुकाने वाले को सभा की सदस्यता नहीं मिलती थी। सभा में अक्सर सर्वसम्मति से निर्णय होता था। सभा के सदस्यों के चयन में आर्थिक विभेद देखने को मिलता है। ठीक है ना? इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है। कर ना चुकाने वाले को कभी भी सभा की सदस्यता नहीं मिलती। इस बात को आपको रखना है। विभिन्न उप समितियां तो आपको मिलेंगी। टोट वारियम उपवन समिति, एन वारियम सिंचाई समिति, पोन वारियम स्वर्ण समिति, एरी वारियम तड़ाक समिति। ये पूछा गया आपको, एरी वारियम तड़ाक समिति। गढ़ वारियम ग्रामों के कार्यों की समिति। उदासीन वारियम सन्यासियों की संस्था या विदेशियों की देखरेख करने वाले। कोयल वारियम मंदिरों के कार्यों की व्यवस्था करने वाले। नयनात्रम वारियम न्याय समिति। संवत्सर वारियम वार्षिक समिति। ठीक है ना? ये आपकी प्रमुख समितियां हैं। ये आपकी प्रमुख समिति आपको देखने को मिलेंगी। संवत्सर वारियम, न्यायतर वारियम, कोयले वारियम, उदासीन वारियम, गढ़ वारियम, एरी वारियम, पूर्ण वारियम, एन वारियम, तुर्ट वारियम। सिक्कों की बात करते हैं तो चोल काल में मानव स्वर्ण सिक्के कलुंज और कल्याणुज थे। क्या? चोल काल के जो सिक्के थे कलुंज और कल्याणुज थे। कलुंज आपका 12 मर जा रही। चोल काल में कासू भी एक स्वर्ण सिक्का था जो कि कलुंज के आधे भार के बराबर था। एक कासू पर 10 मंजवारी था। सबसे छोटा सिक्का मंड्या था। सबसे छोटा सिक्का मांड्या था। चांदी का एकमात्र सिक्का तिरतम आपको मिलते हैं। उत्तम चोल को कई उत्तम चोल के सिक्कों को मादरी कहा गया। अब उत्तम चोल किसका नाम बताओ? उत्तम चोल किसका नाम था? परांतक द्वितीय अपने पढ़ा था, या कोई और नाम था बताओ? जो द्वितीय था कोई बताओ किसका नाम था? उत्तम चोल। इसके सिक्कों में मधुरांतक विरुद्ध भी मिलता है, उपाधि मिलती है इसकी। चोल सिक्कों के ढेर धवलेश्वरम नामक प्राप्त हुए। है कि हमने पढ़ा धवलेश्वरम किससे संबंधित है? चोल के सिक्के से प्राप्त हुए। राजराज के सिक्के लंका से प्राप्त हुए हैं, और किंतु निचले स्तर पर छोटे लेन देन के लिए वस्तु विनिमय प्रचलित था। चोलकालीन मंदिर आर्थिक जीवन की बात करो तो चोलकालीन विशेषता ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक जीवन में केंद्र मंदिर होते थे। मंदिरों के नियमित आय का होना आवश्यक था, अतः मंदिर व्यापारिक पूंजी लगाते थे। मंदिर सूद पर रुपए उधार भी देते थे। ब्याज की दर 12% थी। व्यापार की बात करो तो चोल काल में गोदामों का
चोल काल में गोदामों तथा विक्रय केंद्रों को एरीवत्तनम कहा जाता था। पश्चिम से व्यापार करने के लिए फारस और अरब गंतव्य स्थान थे। फारसी की खाड़ी के लिए स्थित सिराफ बंदरगाह महत्वपूर्ण था। फारस खाड़ी में स्थित क्या, सिराफ बंदरगाह महत्वपूर्ण था। इस काल में चीन के साथ व्यापार वृद्धि होती है, ठीक है ना। चीन में फार्मोसा तथा ताइवान के सामने मुख्य भूमि से एक बस्ती थी। मार्को पोलो अरबों द्वारा घोड़े के व्यापार से अर्जित होने वाली धनराशि तथा दक्षिण भारत के व्यापारियों पर टिप्पणी करता है, जिन्होंने अरब के साथ मिलकर घोड़ों के व्यापार पर एक अधिकार जमा रखा था। व्यापारियों का नियंत्रण वाणिज्यिक श्रेणियां करती थी। अब यार ना, यहाँ पे दक्षिण भारत में श्रेणियों को क्या बोलते हैं, मणिग्राम या वालिंजर बोलते हैं। ये आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है। मणिग्रामम या वालिंजर बोलते हैं, ठीक है ना। क्या, मणिग्रामम या वालिंजर बोलते हैं दक्षिण भारत में श्रेणियों को। उसी तरह नाना देशी भी एक महत्वपूर्ण श्रेणी थी। क्या थी, नाना देशी भी एक महत्वपूर्ण श्रेणी थी। इसकी व्यापारिक शाखा का विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया में देखने को मिलेगा। शिक्षा साहित्य की बात करते हैं तो चोल शासकों ने अमृतसर व बुद्ध मित्र जैसे प्रसिद्ध जैन व बौद्ध विद्वानों को संरक्षण दिया था। अमृत सागर ने यापरोंगलम कारीगर नामक छंदशास्त्र लिखे हैं। बुद्ध मित्र ने वीर सोलियम नामक ग्रंथ लिखा है, याद रखना। ऐसे वीर राजेंद्र को महान तमिल विद्वान बताया है। रामानुज धार्मिक क्षमता की बात करते हैं तो रामानुज की प्रशंसा में उनके शिष्य तिरुवरन तिरुवरन गुप्त अमुदयान ने रामानुज नुर दंडदानी की रचना की है। वड़गलई संप्रदाय तमिल भाषा का प्रयोग करता था, जबकि तलगई संप्रदाय तलगई संप्रदाय आपका संस्कृत भाषा। इसको आपको लेना, वड़गलई संप्रदाय जो कि रामानुज से संबंधित है, तमिल भाषा का प्रयोग, और जबकि तलगई संप्रदाय संस्कृत का प्रयोग करता था। वड़गलई मरकट किशोर न्याय में विश्वास रखता था, मरकट किशोर न्याय में, जबकि तलंगलई मजारिस किशोर न्याय में विश्वास रखता था। अच्छा बताओ, मरकट किशोर न्याय क्या है आपका, और मजारिस किशोर न्याय क्या है आपका, बताओगे कमेंट में। शैव और वैष्णव की बात करते हैं तो शैव में आपको संत नम्मी भंडार नवी जैसे संत मिलेंगे आपको। ये राजा प्रथम के समय पे थे। रामानुजाचार्य ने भक्ति आंदोलन और हिंदू धर्म के मत सेतुकार किया है। कन्नड़ में धर्मोपदेश देने वाले माधव ने भी धर्म के साथ भक्ति का संतुलन बैठाने के प्रयास किए। माधव, पूछा माधव कहाँ के, दक्षिण भारत का भी कन्नड़वासी है। माधव के अनुसार विष्णु अपने भक्तों पर अनुग्रह कर अपने पुत्र वायु देवता द्वारा करते थे, ठीक ना। रामानुजार उच्च वर्ग हेतु विशेष सुविधा स्वीकार करते हैं कि शूद्रों को मंदिर प्रवेश वर्जित किया जाए, ठीक ना। ये लेखक देख लो आप, चोलकाली लेखक जयंग मोहनदार, सेकिल्लार, कंबन, कैंकट माधव पुगलेंदी ने नल वेमा की रचना की है। वेंकट माधव ने आपकी ऋग्वेद दीपिका की रचना की है। कम्मन ने आपका तमिल रामायण रामावतारम लिखा है। सेक्युलर ने अपना शैव धर्म में पेरी पुराण लिखा है, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते अपन लोग। दो बहुत बड़ा है चोलकाल, छोटा छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है बेटा। चलो बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। वही वही पंचायती राज था। भूमिधर अर्थात किसानों का निजी अधिकार में थे भूमि। ये भूमिधर अपना भुगतान राजा को करते थे। सेवा वृद्धि सेवा विधि की पद्धति भी प्रचलित थी, ठीक ना। यहाँ पे कुछ इतना महत्वपूर्ण नहीं आपका। चिट्टिरा मेली पेरी पांडु किसानों का एक संगठन था, जिसकी उत्पत्ति तमिल क्षेत्र में हुई है। क्या, चिट्रा मेली पेरी पांडु, इसको आपको याद रखना है। गांव आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर थे, इस बात को आपको याद रखना है। कुछ नगर विकसित हुए, महाबलीपुरम, कावीपट्टनम, शालियोर और कोरकई। आपके नए प्रतिष्ठान या नए तट आपको दिखेंगे, या नए आपको नगर दिखेंगे। व्यापारिक संघ आपको मिलेंगे, एडुवाडार, आयावुल्लुपुर आपको मिलेंगे। चोल वंश में अनेक बस्तियां आपको वीरपट्टनम में मिलेंगी, पढ़ चुके हैं लोग अपन इसको। अब दक्षिण पूर्वी एशिया से संपर्क पढ़ना आप लोग कि प्रांतक प्रथम के साथ संपर्क क्या था, राजा प्रथम के साथ संपर्क क्या था आपके लिए। राजा प्रथम के साथ संपर्क क्या था, मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, आप लोग पढ़ना इसको। मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, इसको पढ़ना एक बार, क्योंकि माइंड अब कहीं और जा रहा है। पढ़ो इसको, पढ़ो, ठीक है, पढ़ना इसको, हाँ पढ़ो। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। जेआरएफ जंक्शन पहुंच जाओ या डेस्टिनी मेकर पहुंच जाओ, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इस प्रकार आपका चोल वंश भी समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं चेर वंश की ओर। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, चेरों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।
चेर पांड आपके छोटे छोटे राजवंश होसल वगैरह, ये सब छोटे छोटे हैं यार, रखना अच्छे से करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते आना। आई नो दैट कि मैं बहुत गलतियां कर रहा हूँ फिलहाल में, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है जिस तरीके से मैं प्रयास कर रहा हूँ ना। आज मैं पूरी क्लास एक खड़े होकर क्लास रिकॉर्ड की, पट्टी पे लैपटॉप रख के, उसी में 15 से 20 बार मैंने पॉज भी की क्लास को, सब किया। पर बहुत जल्दी लोग प्रॉपर आ जाएंगे। जीवन की व्यस्तता है इस तरीके से होती, पता नहीं चलता कब कहाँ लग जाए।